हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जा रहे हैं एमसीक्यू लेक्चर डिस्कस करने। ये लेक्चर जो होगा ईएमआरएस और डीएसएसबी एस्पायरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, मैं ये देख पा रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो पा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कुछ यहाँ पर कुछ पल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पीजीटी का सिलेबस है, ईएमआरएस के पीजीटी का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम अपना दिया हुआ रीडिंग सेक्शन है, आप इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है और ग्रामर है यहाँ पर, और उसके बाद लिटरेचर है। ग्रामर में आप देख पा रहे हैं कि टेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद पी क्यू आर एस के क्वेश्चन रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के भी क्वेश्चंस रहेंगे आने वाले। इसी प्रकार के जो सभी लेक्चर्स जब आप देख पाएंगे तो अंत तक आप इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि ईच एंड एवरी टॉपिक्स को मैं अपने इसी एमसीक्यू के थ्रू ही आप सभी को प्रिपेयर और रिवीजन करा दूंगा। यहाँ पर लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि शेक्सपियर का वर्क्स दिया हुआ है, और साफ साफ लिखा हुआ है रोमांटिक पीरियड, ठीक है। रोमांटिक पीरियड में केवल यही राइटर नहीं बल्कि जितने भी राइटर हैं वो सभी आएंगे। ये तो प्रोमिनेंट राइटर हैं, जैसे कि पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ और कीट्स और कॉलरिज, तो इनका तो नाम लिख दिया है प्रोमिनेंट होने की वजह से। लेकिन लॉर्ड बायरन और भी जो राइटर हैं उनके भी वर्क्स पूछे जाएंगे, और उनके भी वर्क्स को मैं आने वाले समय में अपने इसी स्लाइड में रखूँगा, इसी स्लाइड के क्वेश्चंस में रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर 20वीं सेंचुरी का अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाएगा, जिसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, वाल्ट विटमैन, ना हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन और बर्नार्ड शॉ और आर्थर मिलर, ये सभी के वर्क्स भी पूछे जाएंगे। और मॉडर्न इंडियन राइटिंग में हम लोग देख पा रहे हैं कि अनीता देसाई के वर्क्स क्लियरली लिखा हुआ है, विक्रम सेठ के वर्क्स को पूछे जाएंगे, और निसी म्यूजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड और आर के नारायण, मुल्क राज आनंद एंड खुशवंत सिंह, इन सभी लोगों के हमें स्टडी डीप करना होगा। उसके बाद क्या है, लैटिन अमेरिका का भी लिटरेचर पूछा जाएगा, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया के भी लिटरेचर पूछे जाएंगे। यही है अपना यानी कि लिटरेचर सेक्शन का पार्ट, ठीक है। कोई इसमें फिगर ऑफ स्पीच दिया नहीं है फ्रेंड, ठीक है। एक हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि लोग कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। और आगे यहाँ पर जब हम टीजीटी का ये जो है अपना टीजीटी है, तो टीजीटी में हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी टेंस दिया हुआ है, मॉडल्स है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पंक्चुएशन, सीक्वेंस ऑफ टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पूछे जाएंगे, रोमांटिक पीरियड के पूछे जाएंगे, और ये सभी जो है ना अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर सेम है, ठीक है। जिस तरह से पीजीटी में आपने देखा उसी तरह से यहाँ पर टीजीटी में भी पूछा जाएगा, ठीक है। मे बी कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफर करे, लेकिन देखिए आप यहाँ पर अगर आप खुद भी देखेंगे तो पाएंगे कि सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पर कि फॉर एवर विल्ट दाउ लव सी बी फेयर दिस अपीयर्स इन। तो ये जो लाइन है काफ़ी फेमस लाइन है, आप बताएंगे यहाँ पर फॉर एवर विल्ट दाउ लव सी बी फेयर, ठीक है। तो जॉन किट्स की एक पोयम है जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न फ्रेंड। तो ये जो लाइन है उसी पोयम की है, ठीक है। दो तीन और भी फेमस लाइन है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की, उसको भी हम लोग देखेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि ये जो ओड ऑन अ ग्रेशियन वर्क जो पोयम है वो इतना फेमस क्यों कैसे है। तो चलिए, कह रहा ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है एक वे यानी कि जॉन किट्स का एक ओड है, ठीक है। ओड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोयम। तो और उसके बाद ये 1819 में लिखी गई थी। द पोएट्स टेक्स इंस्पिरेशन पार्टली फ्रॉम अ मार्बल अर्न बिलोंगिंग टू द लॉर्ड होलैंड, ठीक है। दरअसल दरअसल ग्रेशियन अर्न का मतलब ये हुआ ना, अर्न का मतलब कलश होता है, ठीक है। तो एक कलश की खूबसूरती को देख करके जॉन किट्स इंस्पायर हुए, और उसके बाद इन्होंने एक ओड लिख दिया, और आगे चल कर के ओड काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के जो महत्वपूर्ण एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने इसी पोएम में शेयर किए हुए हैं। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि ही सीज द ग्रेशियन अर्न एंड थिंक्स दैट द अर्न्स वेडेड टू द क्वाइटनेस, ठीक है। और द अर्न टेल द स्टोरी ऑफ ग्रीक लाइफ इन द पास्ट थ्रू द पिक्चर विच आर कार्व्ड ऑन इट, ठीक है। बिल्कुल ये बात सच है कि जो अर्न था उस पर ढेर सारे इमेजेस बने हुए थे, और जो वो इमेज थे वो ग्रीक लाइफ को दर्शाते थे, ठीक है। किड्स का ऐसा मानना था कि जो ग्रीक लाइफ था काफ़ी पीसफुल था, है ना, काफ़ी आर्टिस्टिक लाइफ हुआ करता था उन लोगों का। तो ये बात है, ह्यूमन लाइफ इज अ फाइनाइट वाइल आर्ट इज इनफाइनाइट।
बिल्कुल, देखिए ये कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि ह्यूमन लाइफ इज फाइनाइट वाइल आर्ट इज इनफाइनाइट। यही मेन थीम है उस पोयम का। और द वर्क ऑफ आर्ट लाइक अर्न अवेकन्स द इमेजिनेशन। तो अर्न पर जो भी वर्क हुए थे उससे इमेजिनेशन क्रिएट हुआ जॉन किट्स का। और पोएट गिव्स अ मैसेज व्हेन ही से, पोएट अपना एक मैसेज देते हैं, कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। ठीक है, तो फ्रेंड ये अपनी फेमस लाइन है। चलिए सेकंड, द किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन। ठीक है, हु कमेंट हुज कमेंट इज दिस। तो ये जो कमेंट है वो किसका था? तो फ्रेंड्स ये जो कमेंट है जॉन किट्स के बारे में प्रोफेसर सेंट्सबरी का था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए एग्जाम में जो मेन क्रिटिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैथ्यू आर्नोल्ड के जो फेमस लाइन होती है, जो भी मैथ्यू आर्नोल्ड किसी दूसरे राइटर के बारे में बोलते हैं तो फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन बन करके उभर जाता है। चार्ल्स लैम्ब, अब कहेंगे सर चार्ल्स लैम्ब तो है नहीं। फ्रेंड्स रोमांटिक एज के ये भी एक अच्छे एसेइस्ट थे, तो इसलिए हम इनको भी पढ़ेंगे। तो चार्ल्स लैम्ब, टू दोज हु नो दी जस्टली डेयर फॉर द रेयरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टर्लिंग वर्थ, हु सेड दीज वर्ड्स। तो आप बताएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में किसने कहा था? तो एक पोएट लॉरिएट थे उसी समय के, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी ने चार्ल्स लैम्ब के बारे में कहा था। और रॉबर्ट साउदी जो थे यही, यानी कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जो पोएट लॉरिएट का जो क्रम है, ठीक है, जब हम उसको देखता हूँ तो मैं यही पाता हूँ कि सबसे पहले यानी रोमांटिक एरा में, रोमांटिक पीरियड में रॉबर्ट साउदी बने थे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे। और इनका जब डेथ हो गया था, इनका जब डेथ हो जाता है फ्रेंड, ठीक है, तो उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे। टेनिसन बने थे, ठीक है। तो ये एक क्रम था। तो जो चार्ल्स लैम्ब हैं वो सऊदी के ही समय में थे, ठीक है, और सऊदी और वर्ड्सवर्थ के ही समय में थे। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना करेक्ट होगा। चार्ल्स लैम्ब ऐसे ऐसे के लिए फेमस थे, जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो रोमांटिक पीरियड था अक्सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोएट्री ही लिखी गई और उस समय के राइटर्स की पोएट्री ही फेमस हुई। लेकिन चार्ल्स लैम्ब उसी टाइम पर ऐसे लिखा करते थे और इनके ऐसे भी कुछ हद तक फेमस हुए थे। चलिए और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। कह रहा कि इनका जो टाइम पीरियड था 1775 से लेकर के 1834 तक रहा। और लैम्ब ऑब्टेन अ क्लर्कशिप इन अकाउंट ऑफिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्यरत थे, क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। और एना सिमोन्स वाज हिज बिलव्ड, ठीक है, आप ये नाम याद रख सकते हैं, एना सिमोन्स ही। लेकिन एना सिमोन्स केवल बिलव्ड थी, ठीक है, बाद में यानी कि आई वुड से दैट चार्ल्स लैम्ब was unmarried throughout his life. He had spent almost his all time in taking care of his family and his sister. He adopted a little girl named Emma Isola. The death of Coleridge in 1834 affected him. ठीक है, कॉलरिज, कॉलरिज आपको पता होना चाहिए, कॉलरिज भी यानी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये लोग रोमांटिक टाइम के ही थे। तो जो डेथ हुआ था कॉलरिज का, उसने चार्ल्स लैम्ब को काफ़ी प्रभावित किया था, काफ़ी बुरी तरह से यानी कि अफेक्ट किया था, झकझोर दिया था। और विलियम यानी कि ये जो चार्ल्स लैम्ब है वो एसटी कॉलेज के बारे में कई कमेंट दिए, उनको भी हम लोग जानेंगे आने वाले समय में। लिविंग स्कूल एट 15 ही फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन द साउथ सी हाउस। तो उन्होंने सबसे पहले जो वर्क और अर्निंग करना शुरू की थी वो प्लेस था साउथ सी हाउस। और एट द एज ऑफ 15 के 15 के ही उम्र में, है ना, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, उनकी जो फैमिली थी वो एक मेंटल डिसीज से जूझ रही थी। उनके घर में लगभग सभी को मेंटल इलनेस हुआ था और इतना बड़ा असर पे हुआ था कि उसको हम लोग एक देखेंगे आगे चल कर कि ही यूज टू पास हिज हॉलीडे एट द बाल्कस्वेयर इन द हार्टफोर्डशायर वेयर
हिज मैटरनल ग्रैंडमदर मिस्टर फाइल्ड वाज अ हाउस कीपर टू द फैमिली ऑफ प्लम्बर्स। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर। इनके सिस्टर को भी मेंटल इलनेस था, और इतना खतरनाक मेंटल इलनेस था कि हिज सिस्टर किल्ड हर मदर एंड वुंडेड हिज फादर। ठीक है, यानी वुंडेड हिज फादर कह रहा है फ्रेंड यहाँ पर कि उनकी बहन को इतना ज़्यादा मेंटल इलनेस था कि पागल सी हो गई थी कि वो अपने मदर को ही यानी कि मर्डर कर दी। He fell in love with Anna Simons, but she married a pawn broker named Bartram। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर यानी कि चार्ल्स लैम के हालात उतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए एना सिमोन्स ने उनसे रिलेशन नहीं रख पाई। In 1820, Lamb began to write फॉर लंदन मैगजीन अंडर द नेम इलिया। ठीक है, ये पेन नेम है, स्यूडोनिम आप जिसको कहना चाहते हैं, जो भी कहिए, पर इस नेम को आप याद रखिए। ठीक है, इलिया के नाम से ऐसे पब्लिश हुआ करता था, जिसके राइटर थे चार्ल्स लैम्ब। एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव स्केचेस दिख रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस देखते ही हमें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम याद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ में टिंटन एबी है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, द प्रिल्यूड है, द रेनबो है जिसका दूसरा टाइटल था माई हार्ट्स लिप्स अप, लिरिक है, ठीक है, जो कंपोज हुआ था 1802 में, और माइकल है जो कंपोज हुआ था 1800 में। एक पैस्टोरल नरेटिव पोएम है ये। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, याद रखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से ही इन्होंने पोएम भी लिखा था। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इन्हें ज़्यादा प्रभावित किया था, इन्हें ज़्यादा अफेक्ट किया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था? तो 1804 में आया था। ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी, फिर टू मिल्टन। फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो रोमांटिक एरा के स्टार्टिंग के जो राइटर थे उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तारीफ की। ठीक है, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तारीफ करने का मतलब ये हुआ कि वो चाहते थे कि मतलब कि जो मोनार्की है वो अभी बना ही रहे, लेकिन जो इनके बाद के जो राइटर आए जैसे पीबी शैली, जॉन कीट्स, ठीक है, तो वो लोग फिर अगेंस्ट में हो गए थे। ठीक है, कि मोनार्की नहीं रहनी चाहिए, और वही हुआ भी था, मोनार्की हट भी गई थी। ओ टू ड्यूटी टू मिल्टन यहाँ पर है, कंपोज इन 1802 एंड पब्लिश इन 1807। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट वर्क है टू मिल्टन। ठीक है, इसमें जो वर्ड्सवर्थ है मिल्टन की बहुत तारीफ करते हैं। ओड यानी कि इमोर्टलिटी ओड है, पिंडारिक ओड में लिखा गया है। लूसी पोएम है, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीच गैदरर, दोनों का ये बस टाइटल अलग अलग है, पोएम सेम है। टू द कुकू लिरिक है, टू अ स्काईलार्क सोनेट है। सोलेटरी रीपर भी है एक अपना यहाँ पर पोएम है जो कि 1803 एंड पब्लिश्ड हुआ था 1807 में। ठीक है, सोलेटरी रीपर तब यानी लिखे थे विलियम वर्ड्सवर्थ जब वो स्कॉटलैंड के टूर पे थे। और सोलिटरी रीपर के भी लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, डफोडिल्स या फिर आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो ये सभी जो वर्क है आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। डफोडिल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे आप इनको ध्यान में रखेंगे। डफोडिल्स का दूसरा जो नेम था वो था आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसके अलावा भी यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स देख सकते हैं कि द वर्ड इज टू मच विथ अस, सोनेट है। लोडामिया यहाँ पर है, पील कैसल, टेबल टर्न, द फाउंटेन, गिल्ट एंड सोरो, रथ, द और द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, या फिर इडियट बॉय। तो ये सभी अपने इम्पॉर्टेंट वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके खुद भी पढ़ सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन पोएम्स ऑन बर्ड्स। He has written two poems on the same title of on a bird. Name the poem. तो बताना है इसका आपको आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने दो पोएम लिखी है बर्ड के नाम पर, तो उसमें से एक जो पोएम है वो है टू अ स्काई लार्क। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बेलाइन एंड विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। They are neither purely comedies nor purely tragedies, hence they are categorized as। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? जो भी प्ले जो जिसमें ज़्यादा ट्रेजिडी भी ना हो, ज़्यादा
कॉमेडी भी नहीं हो, उनको हम लोग ड्रामेटिक रोमांस में रखते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये तीनों ही जो यानी प्ले थे, ये रोमांटिक ड्रामेटिक रोमांस के जेनरा में आते हैं। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल। अदर अबाइड आर क्वेश्चंस बट दाउ आर्ट फ्री, अबाउट whom डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस, हमारे जो वर्क हैं, उन पर तो कोई भी उंगली उठा देता है, कोई भी क्रिटिक उठ करके कुछ भी लिख देता है, लेकिन आपके जो वर्क हैं, विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं, वो तो फ्री फ्रॉम द फ्लॉ हैं, या फिर फ्लॉलेस हैं, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि जो अगर आप ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं तो आपको ये मिलेगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था किसके बारे में, तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा आर रोमन प्लेस, ठीक है। देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के द्वारा एक और रोमन प्ले लिखा गया था जिसका नाम था कैरियोलॉनस, ठीक है। दरअसल अभी क्या है कि मैं विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी, उनके फेमस वर्क को अभी इस स्लाइड में नहीं रखा हूँ, ठीक है फ्रेंड। हम अगले स्लाइड में हम इनको रखेंगे। अगले स्लाइड में टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे और नए राइटर्स को हम इंक्लूड करेंगे। आर मिरियाड माइंडेड शेक्सपियर, आर मिरियाड का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, ठीक है, काफ़ी दूरदर्शी सोच वाले को बोलते हैं मिरियाड। आर मिरियाड माइंडेड शेक्सपियर, तो ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के बारे में था और इसको देने वाले थे एस टी कॉलरिज। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। एस टी कॉलरिज जो हैं वो भी यानी कि रोमांटिक पीरियड के ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में मिल करके लिरिकल बैलाड लिखा था जिसमें टोटल 23 पोएम थी और इस 23 पोएम्स में से केवल 4 ही पोएम एस टी कॉलरिज की थी, बाकी जो 19 पोएम थी वो वर्ड्सवर्थ की थी। अगर हम लिरिकल बैलाड्स की जब बात करते हैं तो अगर मैं पूछता हूँ कि उसका फर्स्ट पोएम क्या है, तो राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, जो कि पोएम है एस टी कॉलरिज के द्वारा। और इन्होंने एक बायोग्राफिया लिटरेरिया के नाम से भी पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, यानी कि जो पोएट्री को लेकर के क्रिटिकल एनालिसिस और जो क्रिटिसिज्म होता है उसकी यहाँ पर बायोग्राफिया लिटरेरिया में एस टी कॉलरिज ने बात की है, ठीक है। पढ़ेंगे और अच्छे से, लेकिन अभी हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सोलिटरी हाईलैंड लॉस, दीज आर द लाइन्स ऑफ विच पोएम। तो ये जो पोएम है, ये वैसे जहाँ पर ये सभी जो पोएम्स लिखे हुए हैं देख के ही आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि ये सभी जो पोएम है फ्रेंड वो हैं किसके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के। लेकिन अभी बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा पोएम है ये। तो फ्रेंड सोलिटरी रीपर, ठीक है, सोलिटरी रीपर एक जो पोएम था, ठीक है, जो कि लिखे थे विलियम वर्ड्सवर्थ जब वो स्कॉटलैंड के टूर पर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग हियर, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने ही एक पोएम लिखा था जिसका नाम था मिल्टन। टू मिल्टन के नाम से जो पोएम लिखा था, तो इसमें ये जो लाइन अंडरलाइन मैं किया हूँ, तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं मिल्टन की। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। फिर से पढ़ता हूँ, देखिएगा। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, वॉज ओपिनियंस हुज ओपिनियन इज दिस, ठीक है। तो ये जो ओपिनियन था वो किसका था, पोएट्री को लेकर के ढेर सारे ओपिनियन जो हैं वर्ड्सवर्थ ने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंड्स पोएट्री को क्रिटिसाइज भी किया, पोएट्री यानी क्रिटिकल एनालिसिस भी उन्होंने किया, ठीक है। उनके जो क्रिटिकल एनालिसिस हैं, उनकी जो क्रिटिकल थ्योरी है उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही जानते हैं कि पोएट्री के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने यही बात कही थी कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। फिर एक लाइन है यहाँ पर कि एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल
एज सी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ये जो लाइन्स हैं ये हैं ओड टू अ नाइट एंगल की लाइन है, ओड टू अ नाइट एंगल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। किड्स इज इंचेंटली एंड abundantly sensuous, who said this? तो जैसा कि ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कहे हैं, ठीक है, क्रिटिक्स के बारे में पोएट्री को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना राइट बनेगा। फ्रेंड्स मैथ्यू अर्नोल्ड जो है उन्होंने एक पोएट्री को जज करने के लिए एक मेथड दिया था जिसका नाम था टच स्टोन मेथड, तो आप इसको याद रखिए। और मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पीरियड के एक प्रोमिनेंट राइटर थे और इन्होंने स्कॉलर जिप्सी और थायरेसिस नाम से पोएम लिखी। थायरेसिस एक एलिजी है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के जो फ्रेंड थे ऑर्थर ह्यू क्लॉ उनके डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखी गई थी। फर्स्टली आई एम मदर, आई डू नॉट वॉन्ट टेम्पल्स एंड गॉड्स, आई टेक माई चिल्ड्रेंस एज देयर सब्स्टिट्यूट्स, है ना। तो ये जो लाइन है हु सेड, तो एक पोएम था इनका, ठीक है। पहले मैं पोएम का नाम लिखता हूँ यहाँ पर कि बताइएगा एन इंट्रोडक्शन किसकी पोएम है। तो एन इंट्रोडक्शन जो पोएम है वह है कमला दास की पोएम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल टोन में इन्होंने पोएम लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल ये पोएम है फ्रेंड, तो ध्यान में आप रखेंगे इसको। हालांकि ये इंडियन प्रोमिनेंट पोएटेस हैं तो इनके जो वर्क्स हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए इनके वर्क्स को हम लोग देख लेते हैं। वर्क ऑफ कमला दास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकी पोएट्री का पूरा कलेक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद इन्होंने 2 नॉवेल्स भी लिखे, उसके बाद इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी भी लिखी। तो जो यहाँ पर अंडरलाइन किया हूँ मैं वो सभी पोएम इंपॉर्टेंट है, उनको याद होना ही चाहिए। बाकी पूरा याद करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छी बात होगी। तो इन यहाँ पर 1965 में समर इन कोलकाता, ठीक है, 1965 में समर इन कोलकाता। और जो उनका फर्स्ट वर्क था पोएम से रिगार्डिंग तो 1964 में आया था, द साइरेंस, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर द फ्रीक है, 2001 में इन्होंने एक लिखा था या अल्लाह, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा कि जो कमला दास हैं अपने जीवन के आखिरी फेज़ में वो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और अपना नाम बदल करके उन्होंने कमला दास से कमला सुरैया कर लिया था। और द फ्रीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अ हॉट नून इन मलाबार, द सनशाइन कैट, द लुकिंग ग्लास, द डांस ऑफ यूनक्स, द डांस ऑफ यूनक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और सनशाइन कैट भी, ये तीनों ही हैं। सनशाइन कैट में इन्होंने पर्सनल डिजायर को दिखाया है, ओमैनलीहुड और जो ओमैन की पर्सनल नीड्स होती हैं तो उनको उन्होंने मेंशन किया है द सनशाइन कैट में। काफ़ी बोल्ड पोएटेस थी ये, अपनी बातों को काफ़ी स्पष्ट तरीके से लिखा करती थी। और एन इंट्रोडक्शन जो कि जिसका लाइन था, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ। माई स्टोरी है और उसके बाद द मैगोड्स है, जयसूर्या, द वाइट फ्लावर, लूमिनल, द स्टोन एज और नैनी, ठीक है। नैनी भी पूछा जाता है कभी कभी। अब इसमें से किस तरह क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो डे बाय डे टफ होते जा रहा है। तो अभी दे देगा कि इनमें से कौन सी पोएम, विच अमंग द पोएम आर नॉट रिलेटेड टू दी, और लिख देगा कि आर नॉट रिटन बाय कमला दास। तो बाकी आपको 3 ऑप्शन पता होने चाहिए। तो इस केस में फिर ये सभी जो वर्क मैं लिखा हूँ यहाँ पर स्लाइड पर वो फिर काम आ जाएंगे आपके। तो इट विल बी बेटर टू टेक स्क्रीनशॉट एंड रीड आफ्टर दिस वीडियो ऑल्सो। नॉवेल्स में क्या है कि इन 1975 मानस नाम से एक नॉवेल्स इन्होंने लिखा था। इन 1976 में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट भी लिखा था इन्होंने, ठीक है। हालांकि एक्सपेरिमेंट किया था, सक्सेस उतना मिल नहीं पाई थी नॉवेल्स को लिखने में। और स्टोरीज भी उन्होंने लिखा था 2, द डॉल फॉर अ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट और पद्मावती द हेरलोट एंड अदर स्टोरी 1992 में। तो दीज आर द वर्क्स ऑफ कमला दास। दीज मैन हु कॉल मी ब्यूटीफुल, no seeing man with eyes but with hands, I am sinner, I am sent, I am beloved and betrayed, ठीक है। यहाँ से ले करके और इस लाइन यहाँ तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी पर्सनल लाइंस लिखी थी कमला दास ने। सो हियर ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट।
द नॉवेल अनटचेबल वाज पब्लिश्ड इन 1935, बिल्कुल, बाय द एफर्ट ऑफ रिनॉर्ड इंग्लिश नॉवेलिस्ट। हु इज दिस इंग्लिश नॉवेलिस्ट? ठीक है, तो अनटचेबल को लिखे थे अपने इंडियन राइटर हैं मुल्क राज आनंद। ठीक है फ्रेंड, तो मुल्क राज आनंद का नॉवेल तो जरूर है, पर नॉवेल को पब्लिश होने में E.M. फॉरेस्टर ने ग्रेट रोल प्ले किया था। ठीक है, और आप जो है ईयर ऑफ जो पब्लिशिंग है वो भी आप याद रखेंगे कि अनटचेबल कब पब्लिश होकर गया था, तो 1935 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद है ये। कह रहा है यहाँ पर और भी वर्क है कि वही जो 1935 में आया था, तो अनटचेबल हम पहले लिख दिए हैं। ठीक है, कूली भी है, टू लिप्स एंड अ बर्ड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टू लिप्स एंड अ बर्ड। ठीक है, और द विलेज है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सीकल, बिग हर्ट, पद्मा, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, सेवन समर्स, ओल्ड ओमैन एंड काउ, द रोड, द डेथ ऑफ अ हीरो। प्ले भी उन्होंने लिखा था द इंडियन स्पीक 1943 में, और शॉर्ट हिस्टोरियन कलेक्शन भी उन्होंने कुछ लिखा था। ठीक है, जिसमें से द लॉस्ट चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़िए, और बाकी ऑटोबायोग्राफी इनके सभी आपको जानने चाहिए, जिसमें सेवन समर है, मॉर्निंग फेस है, कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी है। फ्रेंड, मॉर्निंग फेस के ही वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। इट वॉज इन गांधीज यंग इंडिया, द फेमस मैगजीन, यानी महात्मा गांधी की एक मैगजीन थी यंग इंडिया। ठीक है, और तो द फेमस मैगजीन दैट बिकम द इंस्पिरेशन ऑफ फॉर राइटिंग अ नॉवेल नेम्ड। तो यंग इंडिया से इंस्पायर होकर के मुल्क राज आनंद ने एक नॉवेल लिखना शुरू किया था, और वो नॉवेल जो था 1937 में आया था, जिसका नाम था टू लिप्स एंड अ बर्ड। ठीक है, तो हियर ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट। दरअसल ये जो बाकी जो नॉवेल्स हैं, जैसे कि द विलेज हो गया, क्रॉस द ब्लैक वाटर्स हो गया, अनटचेबल्स हो गया, फ्रेंड इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैरेक्टर्स से बनते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है किस किस नॉवेल्स का, तो इससे क्वेश्चन बनता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप नॉवेल्स के स्टोरी को पढ़िए, स्टोरी को अगर आप दिमाग में फीड कर लेते हैं, उसके बाद उनके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी याद रख लीजिए। Philosophy, poetry, and poetry, three companions shared my basement room. The lines are from, ठीक है, तो बिल्कुल ये जो लाइन है वह है, तो किसकी लाइन है तो आप बताएंगे। ये एक इंडियन राइटर थे, इंडियन ज्यूज राइटर थे, जिनका नाम था निस्सिम इजिकिल। ठीक है, तो निस्सिम इजिकिल का ही ये क्यों उन्हीं के पोएम से यहाँ पर मैंने ये लाइन लिया है। तो अब देखेंगे कि ये सभी जो वर्क हैं ये सभी निस्सिम इजिकिल के ही हैं। द निस्सिम इजिकिल द पैट्रियट है, निस्सिम इजिकिल का डिस्टेंस नाम से भी पोएम आया था, रेलवे क्लर्क नाम से भी पोएम आया था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है द बैकग्राउंड कैजुअली। बैकग्राउंड कैजुअली के नाम से जो पोएम था उसी की ये लाइन है फ्रेंड यहाँ पर। फिलोसफी, पोएट्री एंड पोएट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। जब वो विदेश गए थे पढ़ने के लिए, फॉरेन गए थे, तो वहाँ पर जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उन्होंने उनकी जैसी भी फीलिंग थी, ठीक है, तो उस फीलिंग को इन्होंने द बैकग्राउंड कैजुअली में मेंशन किया है। बाकी इसके अलावा द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पोएम में से एक है। द पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड इंड्स इन विजडम, हुज कमेंट इज दिस। तो ये जो कमेंट है ये किसका है? अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड इंड्स इन विजडम, पोएम्स के बारे में कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम भी लिखा है और नॉवेल्स भी लिखे हैं, और ये अमेरिकन राइटर थे। बाकी यहाँ पर जो है जितना यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो भी हैं वो पोएम है, और बाकी ये सभी अदर वर्क्स में आ जाएंगे। ये तो पोएम्स हो गए, ठीक है, और ये अपना अदर वर्क्स में आ जाएंगे। अदर वर्क्स का मतलब कि कंपाइलेशन है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज में भी, और उसके बाद नॉवेल्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है।
तो पोएम्स में हम देखते हैं कि न्यू हैम्पशायर है, फायर एंड आइस हो गया, नथिंग गोल्ड कैन से हो गया, नथिंग गोल्ड कैन स्टे हो गया, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर हो गया क्या कि द वेस्ट रनिंग ब्रूक हो गया, एक्विंटेड विथ द नाइट हो गया, विटनेस ट्री, द गिफ्ट आउटराइड, अ क्वेश्चन, अ सिल्कन टेंट, ठीक है। तो अगर मैं जो इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन कर देता हूँ, तो एक ये आप याद करिए और विटनेस ट्री याद करिए, द गिफ्ट आउटराइट। गिफ्ट आउटराइट इसलिए क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी जो थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किए थे वाइट हाउस में। तो जब वो वाइट हाउस गए थे तो उस समय उन्होंने पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट। बॉयज़ अ बॉयज़ विल एक नॉवेल है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, मेंडिंग वॉल आप पढ़िए, मेंडिंग वॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ब्रिचेस, फिर रोड नॉट टेकन। ये सभी जो हैं हम लोगों ने यानी कि लिटरेचर के जो भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, स्लाइड बाय स्लाइड। और जैसे ही वीडियो आने वाले समय में आएगी तो हम क्या करेंगे कि हर राइटर को हम डिस्कस करा देंगे। और एक बार आप रिव्यू ज़रूर दीजिए, जैसा कि मैं एक स्लाइड जब लिखता हूँ, स्लाइड के ऊपर सारे वर्क जो मैं लिख देता हूँ, तो उससे आप कितना बेनिफिट पा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा मैं समझ पाऊँ कि उसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहिए और किस प्रकार से और उसको हम अट्रैक्टिव और ज़्यादा कंटेंट देने के योग्य बना सकें। चलिए अब ग्रामर पढ़ते हैं। कह रहा है कि वेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। तो फ्रेंड आप बताएंगे यहाँ पर कि इस किस पार्ट में यहाँ पर एरर है और कौन सा यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप सेंटेंस देखें तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनता है, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के लिखने के तुरंत बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना चाहिए, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर मेन वर्ब अगर है तो लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके अपने सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना चाहिए। मतलब इंट्रोगेटिव का अगर WH वर्ड टाइप बन रहा है तब ये स्ट्रक्चर बनता है। तो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो व्हेन डिड हम लिखेंगे, व्हेन डिड दे लिखेंगे, व्हेन डिड दे। और स्टोल का मतलब चुराना होता है, तो उसका हम लोग V1 यूज करेंगे, स्टील लिख देंगे फिर, ठीक है, स्टील का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप, दरअसल होता क्या है कि जब हम डिड का यूज कर देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर, ठीक है। द टीचर द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर, ठीक है। तो इसका कौन सा यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, एक बार आप सोच लीजिए फिर आप बताइए मुझे, ठीक है फ्रेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि है ना ये सेंटेंस जो है वो सही है, लेकिन सही नहीं है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि टेकन मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तो टुक लिखा हुआ है। अगर टेकन होता तो फिर क्या ही दिक्कत है, हमें टुक पढ़ना चाहिए था और टेकन इसका सही बनता। क्यों? क्योंकि हैज के साथ में और हैव के साथ में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो टेकन होना चाहिए, और जब टेकन होगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि फॉर टाइम इमेमोरियल, फॉर टाइम इमेमोरियल कह रहा है, ठीक है, यानी शुरुआत के समय से सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज, ठीक है। फॉर इमेमोरियल कह रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिंस आना चाहिए, सिंस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक स्टार्टिंग की बात कर रहा है, यानी एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, फॉर इमेमोरियल की बात कर रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, ठीक है। फ्रेंड्स दो प्रीपोजिशन आप याद रखिए, दो प्रीपोजिशन से खूब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है, एक सिंस और दूसरा फॉर, जिसका प्रयोग होता है, ये दोनों प्रीपोजिशन हैं, टाइम को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है और ये यूज होते हैं 3 टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में तो मस्ट होते हैं, यानी होते ही होते हैं। तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा, ठीक है। सिंस का यूज हम लोग करते हैं कब, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तब। और फॉर का यूज हम लोग करते हैं कब, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तब। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, नो एरर, ठीक है। तो द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन लिखा हुआ है, ठीक है। हैज ओवरफ्लोन होता है क्या, नहीं, क्या होता है, तो ओवरफ्लोड होता है फ्रेंड। जैसे मैं कहता हूँ कि ओवर यानी कि, है ना, लेवल से ज़्यादा बहना, ओवरफ्लो होता है। और इसका जब हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तब पर भी ओवरफ्लोड ही बनाएंगे, और जब इसका हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो पर भी उसको भी हम लोग क्या रखेंगे, ओवरफ्लोड ही रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो, गलती है, और यहाँ पर ओवरफ्लोड होना चाहिए, ठीक है, यानी हमें इसका यूज करना होगा। और ये जो सेंटेंस है ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम कहिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि लॉन्ग टाइम निश्चित नहीं है, कोई इसका निश्चय नहीं है कि कब से वो वेट कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन सही होगा। द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स लगा हुआ है, यानी कि जो टीवी सीरियल है वो 3 साल से चल रहा है, यानी अभी भी वो जारी है। तो जो काम पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी ही है उसको हमें लिखना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फिर हमें यहाँ पर बी को एरर कह करके और इसको हटा करके लिखना चाहिए था दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन, हैज़ बीन गोइंग ऑन, ये कहना चाहिए। और इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका बताइए, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेशा ऑफ भारतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ accompanists एक क्या accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances, no error। तो इन द अर्ली ईयर्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं, इन द अर्ली ईयर्स यानी पुराने जमाने की बात हो रही है, पुराने समय की बात हो रही है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेशा, ठीक है, आप भरतनाट्यम। तो फिर जब अर्ली ईयर की बात हो गई, पुराने समय की बात हो गई, तो जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो देखते हैं यहाँ पर हैव आया हुआ है, हैव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हैड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। जब हम यानी पास्ट की बात करते हैं ना, तो पास्ट की बात, ज़्यादा पास्ट की जब हम बात करते हैं तो हैड का यूज़ किया जाता है। दिस इज टर्न आउट टू बी this is turn out to be one of our most successful project and we have made quite a large profit from it, ठीक है। this is turn out to be one of our most successful project, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होने चाहिए, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो यहाँ पर वी हैव लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इज नहीं होना चाहिए, अगर आप इसके साथ देखें यहाँ पर तो ये पैटर्न सही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दिस हैज टर्न कहिए, ठीक है, दिस हैज टर्न कहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। ही इज गिवन मी a lot of documents to read before the presentation tomorrow, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें ही इज गिविंग मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपना
करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ गिविंग नहीं, ही इज़ गिवन भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। सिंस द ट्रिप होम was expensive, did not went did not went home during the holidays। तो since the trip home सही है, was expensive ठीक है ये भी। did not जब लगा दिए हैं तो did not लगाते हैं तो फिर हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, गो का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। सो फ्रेंड, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।